अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आज जो है वो हम अपने मस्कुलर टिश्यू का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। कल के लेक्चर में जो है हमने अपना स्केलेटल मसल पढ़ा था। मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो एक टाइप थी स्केलेटल मसल, हमने वो पढ़ी थी। और आज जो है वो हम अपना रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर जो है, यानी जिसके अंदर हम स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे और हम कार्डिक मसल्स पढ़ेंगे और रीजनरेटिंग या रिपेयर कैपेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द मसल टाइप जो है वो देख लेंगे कि क्या। स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल जो है हमें नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्मूथ इन अपीयरेंस होंगे। जैसे हम कल जो है वो लाइट और डार्क बैंड पढ़ कर आए थे स्केलेटल मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर। इसमें स्मूथ मसल फाइबर के अंदर जो है हमें उस तरह की लाइट और डार्क बैंड की कंपोजिशन जो है या वो जो है वो लैक करेंगे लाइट और डार्क बैंड्स इन द स्मूथ मसल फाइबर। जिस तरह से कल के लेक्चर में हमने सेल्स को फाइबर का नाम दिया था, इसी तरह से स्मूथ मसल सेल्स को भी जो है वो हम क्या कहेंगे, स्मूथ मसल फाइबर्स बोलेंगे। एलोंगेटेड होंगे, तो हमें स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं आएगी, यानी लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होंगे। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें इन द बॉडी, तो ये हमारे पास जो होलो विजरा है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, उसका जो मस्कुलेचर होगा वो किससे मिलकर बना हुआ होगा, स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ होगा। अगर आपको याद हो, हमने वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी 3 लेयर्स पड़ी थी। उसकी जो मिडिल लेयर थी वो हमारे पास कौन सी लेयर थी, मस्कुलर लेयर थी, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई थी। इसी तरह से जो हमारे पास विजराज हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, यूरेटर्स हो गए, इनकी जो मस्कुलर वॉल है, इनकी भी हम 3 लेयर्स पढ़ कर आए हैं। इन मसल्स की इनर लेयर एपिथेलियल से मिलकर बनी हुई है, वो वैरायटी है, मतलब किस जगह की है। फिर हमारे पास बीच में उसकी मस्कुलर लेयर आती है और उसके एंड पे सेरोजल लेयर आती है। तो जो बीच वाली मस्कुलर लेयर है, हमने कहा था कि उसके अंदर, उस मस्कुलर लेयर के अंदर भी जो मिडल होगा वो सर्कुलर मसल का होगा और इनर या आउटर जो लेयर होगी मसल लेयर की, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की होगी। ठीक है, तो मतलब हमें अब पता चल गया, हमने इमेजिन कर लिया या हमने रिलेट कर लिया कि हमारी बॉडी के अंदर मसल फाइबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। सो मसल फाइबर्स को जो फंक्शन बताया उसने क्या किया कि टू कंट्रोल द साइज ऑफ अ ल्यूमन। फाइबर्स की फॉर्म देखें तो फिर हमारे पास क्या है, फ्यूजीफॉर्म फाइबर्स होती हैं। शेप उनकी किस तरह की होती है, फ्यूजीफॉर्म होती है। टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी अपर और लोअर एंड से जो है वो क्या होंगे, टेपर्ड ऑफ होंगे। उनका जो एंड होगा वो नैरो होगा, जबकि उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिक पोर्शन होगा। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो है वो एवरेज ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है अबाउट 6 माइक्रोमीटर है। लेंथ जो है वो उसी तरह से वेरिएबल करेगी, हाईली वेरिएबल होगी। उसने डिफरेंट लोकेशंस की लेंथ बताई है कि हमारे पास जो वॉल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स का मसल फाइबर्स होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो 20 माइक्रोमीटर होगी। और जो इंटेस्टाइन की वॉल का स्मूथ मसल फाइबर होगा, उसकी लेंथ 200 माइक्रोमीटर है। और सबसे लंबा जो मसल फाइबर उसने बताया है, दैट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस वेयर इट मे रीच द लेंथ ऑफ 500 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब मसल फाइबर्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हैं कि वो शीट या बैंड बना रहे हैं स्मूथ मसल के अंदर। The fibers are densely packed together so that the narrow tapering portion of one fusiform cell lies against the wider portion of one fusiform cell lies against wider portion of its neighbor। यानी उसने बताया कि हमारे पास ये जो फाइबर्स हैं वो डेंसली क्लोज्ड पैक्ड पोजीशन के अंदर इस तरह से पड़े हुए हैं कि एक मसल फाइबर का जो एंड होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो जो मसल फाइबर का जो मतलब एक मसल फाइबर के जो एंड होगा वो दूसरे मसल फाइबर के थिकेस्ट पोर्शन के अराउंड होगा। इस तरह से मसल फाइबर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स के जो मसल फाइबर्स हैं वो क्लोज पैक्ड पोजीशन के अंदर पड़े हुए हैं कि एक मसल फाइबर का जो टेपरिंग एंड होगा, जो नैरोअर एंड होगा, वो दूसरे पास पड़े हुए मसल फाइबर के थिकेस्ट पोर्शन के अराउंड होगा। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो हम पीछे पढ़ कर आए थे स्केलेटल मसल के अंदर कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। अगर हम इधर स्मूथ मसल्स के अंदर देखें या स्केलेटल मसल्स के अंदर देखें तो वो सिंगल न्यूक्लियस सेल्स होंगे, वाइड शेप न्यूक्लियस होगा और सेंट्रल थिकेस्ट पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ होगा, जबकि वहाँ पे पेरिफेरी
सार्कोलिमा के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था। ठीक हो गया, सिंगल न्यूक्लियस है, डिफरेंस पता चल गया, साथ साथ हम डिफरेंस देखते जा रहे हैं। वहाँ पे हमने स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखी थी, ये यहाँ पे ये लैक करते हैं। वहाँ पे सेल्स सिलेंड्रिकल शेप थे, यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म शेप्ड है। डायमीटर भी इसी तरह से वेरी कर रहा है। और अगर हम फाइबर्स की बात करें तो यहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो शीट बना रहे हैं, ये बैंड्स बना रहे हैं। वहाँ पे फाइबर्स जो थे वो पूरे कॉलम्स बना रहे थे। अच्छा, सिंगल न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। यहाँ पे उन सेंट्रल पोजीशन है, वहाँ पे उनकी पेरिफेरल पोजीशन थी जस्ट बीनीथ द सार्कोलिमा। सिमिलैरिटी दोनों में सेम है। सार्कोलिमा जैसे बाकी सेल्स की बनी हुई है, वैसे ही सार्कोलिमा जो है वो स्केलेटल मसल्स की भी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की भी बनी हुई है, कार्डिक मसल्स की भी बनी हुई है। एक्सटर्नली द सार्कोलिमा इज सराउंडेड बाय एक्सटर्नल लेमिना विच रिजेंबल्स द बेसल लेमिना ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कि सार्कोलिमा के बाहर जो है वो एक्सटर्नल लेमिना पड़ा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है या रिजेंबल कर रहा होता है विद दैट ऑफ द बेसल लेमिना ऑफ द एपिथेलियम। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे पास स्पेशल गैप जंक्शंस होते हैं। मतलब गैप जंक्शंस क्या होता है कि इंटर कम्युनिकेटिंग सेल्स होते हैं, जो नेबरिंग स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। आप जो पास पास पड़े हुए स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गैप जंक्शंस। और ये गैप जंक्शंस क्यों रिक्वायर्ड हैं? ये रिक्वायर्ड है टू रेगुलेट द इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर बंडल ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है, यानी इन्होंने गैप जंक्शंस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैसेज होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम मसल टू मसल। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो स्मूथ मसल्स का साइटोप्लाज्म है, इट कंटेन्स द कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स एंड द साइटोस्केलेटन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ऑर्गेनेलिस के अलावा जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जैसे हम स्मूथ स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पढ़कर आए थे, फिलामेंट्स पढ़कर आए थे, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, वो पड़ा हुआ था एक मायोफिब्रिल के अंदर। यहाँ पे वो मायोफिब्रिल्स नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पर। यहाँ पर जो पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट पड़ा हुआ है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस के अलावा हमारे पास साइटोस्केलेटन के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पड़े हुए हैं। ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है सार्कोप्लाज्म ऑफ द स्मूथ एंड मसल का। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस जो है वो हमारे पास उसी तरह से वर्क करता है जैसे हम स्केलेटल मसल के अंदर देख कर आए हैं, ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, नीड बेस्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब रिक्वायर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में वो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन सेम वैसी ही होगी जैसे स्केलेटल के अंदर हम पढ़ कर आए हैं। हमने भी पढ़ा कि हमारे पास उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, स्मूथ मसल के साइटोप्लाज्म के अंदर थिन और थिक फिलामेंट पड़े हुए हैं, और इसके अलावा साइटोस्केलेटन का इंटरमीडिएट फिलामेंट पड़ा हुआ है। तो थिन फिलामेंट जो है वो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन का होता है बना हुआ, उसकी जो मेजरमेंट है वो 5 to 7 नैनोमीटर है इन डायामीटर। और ये क्या करते हैं, दीज फॉर्म द बंडल्स दैट आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली और ऑब्लिकली इन साइटोप्लाज्म ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, वहाँ पे हमने पैरेलल देखे थे, यहाँ पे वो कह रहा है कि या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे या ऑब्लिक पड़े हुए होंगे बंडल्स ऑफ द थिन फिलामेंट, और उसका उसने डायमेंशंस बता दी और प्रोटीन बता दी कि किससे मिलकर बने हुए हैं। द नेक्स्ट इज थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो है वो ऑब्वियसली किससे मिलकर बने हुए थे, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे। इनका एवरेज डायमीटर जो होगा वो थिक है तो थिन से बड़ा होगा, 15 नैनोमीटर डायमीटर में होंगे, और ये जो है वो रन करते हैं पैरेलल टू द थिन फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट की जो अरेंजमेंट होगी वही थिक फिलामेंट की होगी। ये हमारे पास एक जो है वो इमेज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सर्कुलर फाइबर, सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द स्मूथ, लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स हैं। ये क्या पड़े हुए हैं, न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस पड़ा हुआ है, यानी थिन और थिक फिलामेंट पड़े हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियाई हो गए, इसका ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक हो गया। इसके बीच में हमारे पास ब्लड वेसल्स पड़ी हैं,
और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, प्लेक्सिस है, न्यूरॉन्स का प्लेक्सिस है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में पड़े हुए फाइबर्स। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास स्मूथ मसल के अंदर जो मोस्ट फिलामेंट है वो थिन वैरायटी का पड़ा हुआ है। एक बुक में जो है उसने 1:15 बताई है कि इतनी रेशो में पड़े हुए हैं थिन और थिक फिलामेंट, और इनका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है जैसे हम स्ट्रेटेड मसल के अंदर देख कर आए हैं। द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। फिलामेंट का डिफरेंस बता दिया कि थिन फिलामेंट जो होगा वो ज़्यादा पड़ा हुआ है, और इसका फिलामेंट जो है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं पड़ा जैसे हम स्केलेटल के अंदर पढ़ कर आए। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन के अंदर जो है डेज़मन वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बने हुए हैं। अगर आपको पहला चैप्टर याद हो तो हमने साइटोस्केलेटन के अंदर 3 तरह के जो हैं वो फिलामेंट्स पढ़े थे, एक थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट की हमने वेराइटीज़ पढ़ी थी, उन वेराइटी में से डेज़मन वेराइटी जो है वो हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल के साइटोस्केलेटन के अंदर पड़ी हुई है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और जो थिन फिलामेंट्स हैं ये इंसर्ट होते हैं इनटू द डेंस बॉडीज विच मे बी लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और इन द, एक यहाँ पे, हाँ ये देखें, ये जो उसने बताई हुई है, ये उसने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, डेंस बॉडीज हैं जिसके अंदर सारा साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और द थिन फिलामेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन जो हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये जो ब्लू के अंदर आपको नज़र आ रहा है ब्लू लाइन के साथ, ये हमारे पास थिक फिलामेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मायोसिन को, ठीक है। यानी प्रोटीन अगर हम देखें तो मायोसिन प्रोटीन, और अगर हम इस छोटी बारीक वाली लाइन को देखें तो दिस इज़ द एक्टिन प्रोटीन, जो कि एक्टिन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब हमने डेंस बॉडीज़ देख ली कि हमारे पास डेंस बॉडीज़ के अंदर कौन से 2 फाइबर्स जो हैं वो मर्ज हुए हैं, ये इंसर्ट हुए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन ऑफ द स्मूथ मसल और थिन फिलामेंट्स या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस ऑफ द स्मूथ मसल। अब उसने डेंस बॉडी का बता दिया कि डेंस बॉडी या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी या एसोसिएटेड होगी विद दैट ऑफ द सार्कोलिमा। सार्कोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्यू राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। अच्छा, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ वेजिकुलर इन्वेजिनेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स जस्ट लाइक द पिनोसाइटोसिस एंड द एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और इसको हम कोव्यूलाए बोलते हैं, ठीक है। यानी वो ये कह रहा है कि जिस तरह से हम स्केलेटल मसल के अंदर इन्वेजिनेशन देख कर आए थे सार्कोलिमा की, कि सार्कोलिमा जो है वो अंदर की तरफ एक हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दे रहा है जिसको हम टी ट्यूब्यूल कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्मूथ मसल का सार्कोलिमा जो है वो भी हमें क्या दे रहा है, एक इनवर्ड इमेजिनेशन दे रहा है जो कि टी ट्यूब्यूल की तरह जो है वो रिजेंबल करता है, फंक्शन जो है उसका टी ट्यूब्यूल जैसा ही है। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो भी हम ऊपर ऑर्गेनेलिस पढ़कर आए हैं और ये जो इंक्लूजन्स हैं आर कंसनट्रेटेड इन द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस स्पेशली एट इट्स पोल्स, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पोल के अराउंड जो होंगे ये कंसनट्रेटेड होंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक और इमेज है जो कि स्मूथ मसल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर उसने जो मेजर फोकस है वो डेंस बॉडीज़ के अंदर किया हुआ है कि डेंस बॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, जो थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है उसको एंकर किए हुए होती हैं। ये उसने साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे उसने बेसल मेम्ब्रेन बताई है, बेसल लेमिना बताया है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू बता दिया उसने, और डेंस बॉडीज भी दिखाई हुई हैं। इनर्वेशन की बात करें तो इनर्वेशन जो है वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई आती है। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई के अंदर मोस्टली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारे पास ऑटोनॉमिक की एक तीसरी डिवीजन भी होती है जो कि माइंटेरिक प्लेक्सेस होती हैं, यानी जो आपका विजरा का प्लेक्सेस बनाती हैं। तो मतलब हमारे पास स्मूथ मसल के अंदर ऑटोनॉमिक सप्लाई आएगी, ऑल द नर्व फाइबर्स बीइंग पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड अनमाइलिनेटेड, कि हमारे पास ये जो फाइबर्स होंगे
चाहे सिंपैथेटिक हों या पैरासिम्पैथेटिक हों, क्या होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे और अनमाइलिनेटेड होंगे। इनर्वेशन की बेस पे हम इसको 2 टाइप्स में, ये 2 क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। द वन इज़ मल्टी यूनिट एंड द अदर वन इज़ यूनिटरी। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल का मतलब ये होगा कि इसके अंदर हाईली इनर्वेटेड होंगे ये, ठीक है, यानी इसके सारे जो मसल सेल्स होंगे वो रिसीव करेंगे नर्व टर्मिनल्स को। जैसे हम स्मूथ स्केलेटल मसल के अंदर पढ़ कर आए हैं कि हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो मसल फाइबर जो थे वो सारे के सारे इनर्वेटेड थे। तो यहाँ पे भी मल्टी यूनिट का मतलब होगा कि यहाँ पे सारे मसल्स जो होंगे वो रिसीव करेंगे इनर्वेशन को फ्रॉम द नर्व टर्मिनल्स। हाई इनर्वेशन है तो दीज आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रिसाइज एंड ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जहाँ पे प्रिसाइज मूवमेंट रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे हमारा जो स्मूथ मसल होगा वो मल्टी यूनिट टाइप ऑफ इनर्वेशन होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आइरिस मसल एंड डक्टस डेफरन्स मसल जो है वो क्या है, मल्टी यूनिट। यूनिटरी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको विजुअल स्मूथ मसल या वेस्कुलर स्मूथ मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिलेटिवली पुअर नर्व सप्लाई होती है इसकी, यानी फ्यू मसल फाइबर्स जो होंगे वो इनर्वेट किए जाएंगे बाय द नर्व टर्मिनल्स और नर्व इम्पल्स जो होगी वो गैप जंक्शंस के थ्रू जो है वो पास करेगी। और इन मसल की हम बात करें तो वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स जो है वो इसकी एग्जांपल है ऑफ द यूनिटरी स्मूथ मसल के। ऐसे टाइप ऑफ स्मूथ मसल के अंदर हमारे पास जो इनर्वेशन होगी वो फ्यू फाइबर्स जो होंगे वो इनर्वेटेड होंगे और बाकी मसल फाइबर्स को जो है वो गैप जंक्शंस के थ्रू मैसेज जाएगा। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल की तरह स्केलेटल मसल की तरह जो है वो रिचली ब्लड सप्लाइड नहीं होते, दैट्स वाई दे अपीयर द पिंकिश वाइट कलर। द नेक्स्ट इज कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो होंगे वो हमारे पास जो है वो मिक्सचर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का स्मूथ और स्केलेटल का। अगर हम इनवॉलेंट्री की बात करें तो स्मूथ मसल की तरह इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे कार्डिक मसल्स। अपीयरेंस की बात करें तो स्केलेटल मसल की तरह स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे, डार्क और लाइट बैंड्स की जो होंगी वो अपीयरेंस होगी इसके अंदर, ठीक हो गया। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें कि बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है तो मायोकार्डियम में, ठीक है, यानी मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास हार्ट के अलावा ये जो पोर्शंस होंगे ब्लड वेसल्स के यानी एओर्टा के और आपके पल्मोनरी ट्रंक के जो कि क्लोज होंगे टू द हार्ट, उसकी जो मस्कुलर लेयर होगी वो भी कार्डिक मसल से मिलकर बनी हुई होगी। ये हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ कर आए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सेल्स हैं ये चेन की फॉर्म में अरेंज हैं और इनका जो आपस में कनेक्शन है, जो जंक्शन है सेल का आपस में एंड टू एंड जो जंक्शन है वो हमारे पास कहलाता है इंटरकलेटेड डिस्क्स। लीनियर सेल टू सेल अटैचमेंट ऑफ द कार्डिक मसल सेल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ वेरिएबल लेंथ। हाईली ब्रांच्ड होता है ये, इसको जो मसल फाइबर्स होंगे हाईली ब्रांचिंग बनाएंगे, ठीक है, और फाइबर्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जो होंगे वो सेल टू सेल अटैच होंगे और इस तरह से वेरिएबल लेंथ जो है वो मसल फाइबर की आएगी और इनका जो जंक्शंस होंगे उसको हम इंटरकलेटेड डिस्क्स बोलते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास ब्रांच्ड मसल फाइबर्स हैं दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू इन विच लाई द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यानी जो मसल सेल है, कार्डिक मसल सेल है, उस मसल सेल के अराउंड जो है वो हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पड़ी हुई होगी, यानी फाइबर्स जो होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटेड होंगे थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स और जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वो पास करेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास रिच ब्लड सप्लाई है। ईच कार्डिक मसल सेल इज सराउंडेड बाय अ रिच कैपिलरी नेटवर्क। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो विड्थ है जो है वो 15 माइक्रोमीटर है, लेंथ जो होगी वो 85 to 100 माइक्रोमीटर वेरी करेगी। सिंगल न्यूक्लिएटेड है लाइक स्मूथ मसल सेल, लेकिन कहीं कहीं बाई न्यूक्लिएटेड भी हो जाते हैं। अच्छा जी, लेकिन वो एक्सेप्शन है जो हम बात करते हैं उसकी एवरेज की, तो ओवल जो होंगे वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होंगे और इसी तरह से जैसे स्मूथ मसल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ पे भी सेंटर में लोकेटेड होंगे।
और हमारे पास पेरीन्यूक्लियर एरिया होगा जो कि फाइब्रिल फ्री एरिया होगा। पेरीन्यूक्लियर मैं पीछे भी बता कर आई हूँ कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का एरिया होगा। सार्कोप्लाज्म जो होगा वो मोस्ट अबंडेंट होगा दैन द स्केलेटल मसल्स, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल, जिसके अंदर इस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पड़े हुए हैं, मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है एंड द फैट ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे हम पीछे पढ़ कर आए हैं, सारा वही है। एक चीज़ जो है वो मतलब याद रखने वाली है, वो ये कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है कार्डिक मसल के अंदर वो 50% ऑफ द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बना रहा है, यानी अगर 50% जो है वो रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं तो रिमेनिंग 50% जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो है वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द सार्कोप्लाज्म ऑफ द कार्डिक मसल्स। हाँ जी, और एक और बात जो है वो ये कि हमारे पास लिपोफ्यूसिकन पिगमेंट्स जो हैं वो ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होते हैं इन मसल्स के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास वियर एंड टीयर हुआ होगा। ये ओल्ड पॉपुलेशन के अंदर कॉमन होगा। लिपोफ्यूसिकन हम पीछे पढ़ कर आए थे कि ये बेसिकली लिपोफ्यूसिकन पिगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो सेल का बचा कुचा या टूटा फूटा जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है वो इनक्लोज किए हुए होते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि सेल जो है वो रप्चर के प्रोसेस से गुजरता रहता है। तो जो ओल्ड पॉपुलेशन होगी उसके अंदर लिपोफ्यूसिकन पिगमेंट की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा पड़ी हुई होगी कार्डिक मसल के अंदर। जब भी हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कार्डिक मसल्स जो हैं लिपोफ्यूसिकन क्यों पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इंटरकलेटेड डिस्क्स हैं जो कि कम्युनिकेशन मतलब बना रही हैं विद द नेबरिंग सेल्स। मसल फाइबर पड़े हुए हैं। इसी तरह से मसल फाइबर के अंदर हमारे पास सेंट्रली लोकेटेड साइटोप्लाज्म है, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिलामेंट्स पड़े हुए होंगे, थिक और थिन फिलामेंट इसी तरह से बनेंगे, और इसी तरह से थिक और थिन फिलामेंट जो है वो हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स बनाएंगे। टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं अबंडेंस में। ये हमें ब्रांच्ड मसल फाइबर जो है वो दिखा रहा है कार्डिक मसल्स के कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ ब्रांच बने हुए हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो हमारे पास एपिमाइजियम है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस है, लाइट और डार्क बैंड्स हैं, ऑल्टरनेटिंग ये ब्लड वेसल आ रही है। The next is myofibrils are not arranged in the single columns as in striated skeletal muscle fibers। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो सिंगल कॉलम के अंदर अरेंज नहीं है। जैसे हम पीछे स्केलेटल मसल के अंदर देख कर आए हैं, फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स अरेंज थे। मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट्स थे, जिसको हमने मायोफिलामेंट्स बोला था। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि स्केलेटल मसल के अंदर हमारे पास उस तरह से कॉलम के अंदर नहीं पड़े हुए, लेकिन क्या है कि हमारे पास दे फॉर्म द फ्रीक्वेंटली ब्रांचिंग नेटवर्क विच इज़ कंटिन्यूस इन द 3 डायमेंशंस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ये जो फिलामेंट्स हैं ये ब्रांचिंग बना रहे हैं, और ये ब्रांचिंग जो है ये सेपरेट की जाती है बाय द सार्कोप्लाज्म कंटेनिंग द रोज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है ये ब्रांचिंग सेपरेट की जाती है। द नेक्स्ट इज इंटरकलेटेड डिस्क्स, ठीक है, विच आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड टू एंड intercellular junctions between the two cardiac muscle cells and always coincide with the Z line. इंटरकलेटेड डिस्क्स जो हैं वो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड जो है वो गैप जंक्शंस हैं या कम्युनिकेशंस हैं बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, जो कि आपके कार्डिक मसल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे, दे ऑलवेज कोइंसाइड विद द जी लाइन, यानी जी लाइन के साथ जो होंगे वो कोइंसाइड करेंगे। These discs bind the cells, transmit the force of contraction, provide the area of electrical resistance for the rapid spread of action potential throughout the myocardium। अब वो इस डिस्क का या इस कम्युनिकेशन का जो है वो फंक्शन बता रहा है कि ये सेल्स के बीच में फोर्स को ट्रांसमिट करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को,
एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और जो है इंटरकलेटेड डिस्क्स जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो कांटेक्ट रखती है बिटवीन द मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। एक जो है वो हमारे पास फेसिया एडहेरेंस है, मैक्यूला एडहेरेंस है, गैप जंक्शंस है। अच्छा, फेसिया एडहेरेंस जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप है कार्डिक मसल के अंदर। ये रिजेंबल करता है जोन्यूला एडहेरेंस ऑफ द एपिथेलियल जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, यानी जैसे एपिथेलियल जंक्शन के अंदर हमने जोना एडहेरेंस देखा था, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। एक्टिन फिलामेंट्स एट द एंड ऑफ टर्मिनल सार्कोमेयर, ठीक है, इंसर्ट इनटू द फेशिया एडहेरेंस एंड ट्रांसमिट द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्सेस फ्रॉम सेल टू सेल। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो कह रहा है कि ये जो नेबरिंग ये जो सार्कोप्लाज्म का एंड टर्मिनल पोर्शन होगा उसमें इंसर्ट किया होगा, यानी इस एक्टिन फिलामेंट के थ्रू जो है ना वो टर्मिनल सार्कोमेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और उनकी कम्युनिकेशन जो होगी दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स फ्रॉम सेल टू द अदर सेल। द नेक्स्ट इज मैक्यूला एडहेरेंस, इसको हम डेस्मोसिन टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेस फ्रीक्वेंट है कार्डिक मसल के अंदर। इसका फंक्शन जो है दिस प्रोवाइड द एंकरेज फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो जो है एंकरेज प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से जो है वो हमारे पास मैक्यूला एडहेरेंस बनेगा। द नेक्स्ट इज गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस आर द साइट्स ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थ्रू विच द इम्पल्स पासिस रैपिडली फ्रॉम सेल टू सेल। गैप जंक्शंस जो है हमारे पास वो साइट्स हैं जो कि लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, यानी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करें तो इट मीन्स जो इम्पल्स है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है वो पास करेगा फ्रॉम सेल टू द अदर सेल। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक और जो है वो इमेज है ऑफ द कार्डिक मसल। यहाँ पे जो है वो उसने दिखाया हुआ है मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, आपको अपीयरेंस नज़र आ रही है लाइट और डार्क बैंड्स की स्ट्रिएशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंटरकलेटेड डिस्क्स। ये आगे आपको एक और डायग्राम में जो है वो अच्छी दिखाई देगी। ये हमारे पास फिर उसने मसल फाइबर्स दिखा दिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये उसने दिखाया इंटरकलेटेड डिस्क, ये भी हम ऊपर भी देख कर आएगा। अच्छा जी, अब टी ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं। टी ट्यूब्यूल्स हमने स्केलेटल और उसमें भी पढ़ी थी कार्डिक मसल के अंदर। स्मूथ मसल के अंदर टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसका हमने नाम चेंज कर दिया। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास ये जो टी ट्यूब्यूल है ये बिल्कुल जैसे स्केलेटल मसल के अंदर है वैसे ही कार्डिक मसल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस ये है कि सिमिलैरिटी ये है कि उसी तरह जैसे स्केलेटल के अंदर इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलिमा है, इसी तरह से स्केलेटल के अंदर भी इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलिमा ही है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर डायामीटर होगा कार्डिक मसल के अंदर, और यहाँ पे जी लाइन के लेवल पे जो है वो लाई कर रही होगी, जबकि स्केलेटल मसल के अंदर वो ए और आई डार्क और लाइट बैंड के जंक्शन के ऊपर थी टी ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे जी लाइन के लेवल पर है और ग्रेटर डायामीटर है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और डिफरेंस जो है उसने ये कहा कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लार्ज टर्मिनल सिस्टर्नी नहीं बनाता, इस तरह से आपके पास एक वेल फॉर्म्ड ट्राइएड नहीं बनता। ट्राइएड इस तरह से बना था कि बीच में हमारे पास क्या थी, टी ट्यूब्यूल थी, और उसके अराउंड जो थी उसके दोनों साइड्स पे ऑन आइदर ऑफ द साइड हमारे पास क्या पड़ी हुई थी, टर्मिनल सिस्टर्नी पड़े हुए थे, और ये मिलकर हमारे पास एक ट्राइएड बना रहा था। स्केलेटल के अंदर जो है वो कार्डिक मसल के अंदर वो बता रहा है कि हमारे पास टी ट्यूब्यूल तो पड़ी हुई है, लेकिन जो टर्मिनल सिस्टर्नी है वो नहीं बन रहे, मतलब ऑन आइदर साइड ऑफ द टी ट्यूब्यूल, सो ट्राइएड जो है वो मुकम्मल नहीं बन रहा। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो होगा वो इनोवेट किया जाएगा कार्डिक मस्कुलेचर, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई आएंगी, और दे टर्मिनेट इन द फाइन एंडिंग्स स्कैटर्ड अमंग द कार्डिक मसल फाइबर्स। इसी तरह से नर्व जो है, जैसे हम स्केलेटल के अंदर पढ़ कर आए हैं, नर्व जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट लेवल ऑफ द सेल पे ब्रांचेस देती आएगी।
अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो एक्सटेंसिवली सप्लाइड विद द ब्लड है, जैसे स्केलेटल मसल जो है वो एक्सटेंसिवली सप्लाइड है विद द ब्लड। एक्सट्रीमली रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो सराउंड करती हैं ईच ऑफ द मसल फाइबर। ये हमें जो है वो इंटरकलेटेड डिस्क्स नज़र आ रही हैं जो कि क्या करती हैं, कार्डिक मसल्स को जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। अच्छा जी, ये जो है ये हमें क्या नज़र आ रही है, जी लाइन। जी लाइन के लेवल पे हमारे पास क्या आ रहा था, टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज मसल रिपेयर एंड टिश्यू रीजनरेशन। अब अगर डैमेज हो जाए किसी तरह से मसल्स के सेल्स में तो क्या उनके पास कैपेबिलिटी है टू रीजनरेट रिपेयर, तो वो देखते हैं हम कि ऑल ऑफ द 3 वेराइटीज ऑफ द मसल टिश्यूज हैव द डिफरेंट पोटेंशियल्स फॉर द रिपेयर एंड रीजनरेशन आफ्टर द इंजरी ड्यू टू ट्रॉमा और डिजीज़। किसी भी ट्रॉमा या डिजीज़ के रिजल्ट में जब एक दफ़ा टिश्यू डैमेज हो जाए तो उस टिश्यू डैमेज के बाद रिपेयर या रीजनरेशन, जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी या उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होगी इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। सबसे पहले स्मूथ मसल देख लेते हैं। तो स्मूथ मसल के अंदर रिमार्केबल रीजनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब हाईली रीजनरेटिंग कैपेसिटी होगी उसके पास। एक दफ़ा जब किसी भी इंजरी के रिज़ल्ट में या डिजीज़ के रिज़ल्ट में टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाए या डेथ हो जाए स्मूथ मसल सेल्स की, तो फिर वो जो सेल्स हैं स्मूथ मसल सेल्स, दे अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन एंड रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स, ठीक है। इन द ब्लड वेसल इंजरी the pericytes derived from the walls of the smooth muscles small muscle blood vessels are they take part in the repair process, ठीक है। यानी अब उसने बताया कि हमारे पास पहले उसने बताया कि इंजरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट उसने बताया कि ये जो पेरिसाइट सेल्स हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ द स्मूथ मसल सेल। सर्विंग सेल्स और द स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू द स्मूथ मसल सेल्स व्हेनेवर नीडेड, ठीक है। कि एक इंजरी हुई या डिजीज़ हुई जिसके रिजल्ट में स्मूथ मसल सेल्स जो हो गए उनकी डेथ हो गई होलो विजरास के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर, तो जो सर्वाइविंग स्मूथ मसल सेल्स थे वो माइटोटिक डिवीजन के अंदर गए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और जो प्रिकर्सर सेल है वो पेरिसाइट सेल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं टू द स्मूथ मसल सेल्स। पेरिसाइट या सर्वाइविंग जो पीछे बचे हुए स्मूथ मसल सेल्स हैं वो दो जो हैं वो मतलब बताया उसने कि इन दो तरीक़ों से जो है वो हमारे पास मसल की रीजनरेशन या रिपेयर होती है इन द स्मूथ मसल्स। द नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के अंदर कोई रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसी वजह से एक दफ़ा अगर कार्डिक मसल फाइबर्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी जगह पे नया मसल फाइबर जो है वो नहीं आएगा, बल्कि दैट डैमेज्ड मसल फाइबर इज़ रिप्लेस्ड बाय द कोलेजिनस स्कार्स, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट पड़ा हुआ है वो क्या कर देगा, वहाँ पे कोलेजिनस स्कार बना देगा इंस्टेड ऑफ वो कार्डिक टिश्यू। अच्छा, अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो इसकी लिमिटेड रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। स्केलेटल मसल सेल्स आर देमसेल्व्स इनकेपेबल ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अगर हम स्मूथ की बात करें तो हमने कहा था कि जो सर्वाइविंग स्मूथ मसल सेल्स होंगे वो माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाके रिप्लेस कर देंगे या रिपेयर कर देंगे डैमेज को, इंजरी को। स्केलेटल मसल के केस में हमारे पास जो सेल्स हैं उनके पास माइटोटिक डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर हमारे पास एक स्पेशल पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती है जिसको हम सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। These small mononucleated cells lie between the skeletal muscle fibers and their external lamina। उसका पोजीशन बता दी कि सैटेलाइट सेल्स कहाँ पड़े हुए हैं, बिटवीन द स्केलेटल मसल फाइबर्स और एक्सटर्नल लैमिना के बीच में। अच्छा, अब these satellite cells normally remain quiescent, but after the injury these cells become activated and re-enter the cell cycle। यानी अब वो बता रहा है कि ये जो सैटेलाइट सेल्स हैं अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ये जो है वो इन एक्टिविटी स्टेट में जो है वो रहते हैं, एक्टिव नहीं होते। लेकिन जब इंजरी होती है
कोई ऐसा सर्कमस्टांस आता है जहाँ पे आपका टिश्यू जो है स्केलेटल टिश्यू को रिप्लेस करना होता है, तो फिर ये सेल्स जो हैं वो सेल साइकिल के अंदर एंटर होंगे और माइटोसिस के थ्रू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे. They proliferate and fuse to form the new skeletal fibers. The regenerating capability of satellite cell is limited, and consequently, after the major muscle injuries, the injured site is repaired by the fibroblast cells, which results in the scar tissue formation. ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो सैटेलाइट सेल है, एक तो पहले ही उसकी लिमिटेड जो है वो रीजनरेटिव कैपेसिटी थी, उसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट सेल्स की भी जो है वो लिमिटेड रीजनरेटिंग कैपेसिटी है. अगर कोई बहुत बड़ी इंजरी हुई है या बहुत बड़ा डैमेज हुआ है तो फिर जो है ये सैटेलाइट सेल्स जो होंगे वो अनेबल होंगे टू रिप्लेस द डैमेज, और जब अनेबल होंगे तो फिर जो है हमें पता है कि हमारे पास जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द स्कार टिश्यू इन द स्कार टिश्यू बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया मस्कुलर टिश्यू का. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. जो नहीं समझ आया वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.